हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है स्वामी दयानंद सरस्वती। 19वीं सदी को भारत के पुनर्जागरण काल की सदी होने का गौरव प्राप्त है और इस सदी में भारत में अनेक संत, समाज सुधारक और चिंतकों ने जन्म लिया, जिन्होंने भारतीय समाज को एक नई दिशा प्रदान की। इसी काल में जब भारतीय समाज में हर जगह कुरीतियाँ, बुराइयाँ और हिंदू धर्म का पतन लगातार होता जा रहा था, हर जगह कुरीतियाँ फैली हुई थी, तो ऐसे समय में एक महान समाज सुधारक का उदय हुआ, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने देश के एक कोने से दूसरे कोने तक घूम घूम कर समाज के प्रत्येक वर्ग में के लोगों में एक नई चेतना जागृत की। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक और सत्य के अन्वेषक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने भारतीय समाज के आत्मसम्मान और प्रबल मानसिक जागरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। स्वामी जी ने भारतीयों को उनके स्वर्णिम अतीत के बारे में जगाया, जागृत किया और देशवासियों को गौरवपूर्ण अतीत को आलोकित करने के साथ साथ देशवासियों को शोषित अवस्था से ऊपर उठकर भविष्य की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया। स्वामी जी ने न केवल भारतीय संस्कृति और वेदों की महानता का प्रस्तुतिकरण किया, बल्कि हिंदू पुनरुद्धार की आवश्यकता को महसूस करते हुए, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां प्रचलित थी उस समय, तो हिंदू पुनरुद्धार की आवश्यकता को महसूस करते हुए देशवासियों को ब्रिटिश शासकों के खतरनाक इरादों से भी परिचित कराया। उन्होंने देशवासियों को चेतावनी दी और एहसास कराया कि वो विदेशियों के प्रभाव में आकर अपने राष्ट्रीय गौरव और संस्कृति को ना भुला दें, क्योंकि स्वामी जी जानते थे कि 1857 की क्रांति असफल हो गई थी। राष्ट्रवाद के प्राण फूंकने लोगों के अंदर जरूरी थे, क्योंकि भारत पूरी तरह से अंग्रेज़ों के शिकंजों में फंसा हुआ था और यही नहीं बल्कि अंग्रेज़ों का जो रुख था भारतीयों के प्रति कठोर और ज़्यादा कठोर होता जा रहा था और साफ दिखाई दे रहा था कि किस कदर अंग्रेज़ यहाँ पर पैर जमाए हुए बैठे और यहाँ से इनके जो खतरनाक इरादे हैं वो भारतीय गौरवशाली अतीत और संस्कृति का पतन करना इनका मुख्य मकसद है। तो इन्होंने भारतीयता को ऊपर उठाने के लिए कार्य किए, भारतीयों को जगाने का प्रयत्न किया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उनकी आम धारणा थी कि धार्मिक सुधारों के अभाव में राष्ट्र और समाज का कभी भी उद्धार नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता, और यही कारण था कि वो एक सामाजिक और धार्मिक सुधारक के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि मूल रूप से वो एक राजनीतिक चिंतक नहीं थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने विचार दिए देश के प्रति, देशवासियों के प्रति, जिस तरह से धार्मिक और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने प्रयास किए, वो कहीं ना कहीं देश की राजनीतिक उन्नति के मार्ग की तरफ ही हमें ले जाते हैं। तो स्वामी जी के राजनीतिक जो विचार थे, किस तरह के विचार थे, क्योंकि समय समय पर उन्होंने अपने विचार दिए। देश तत्कालीन उस समय के देश की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, देश में देशवासियों की जो प्रतंत्रता थी, उससे पूरी तरह से वो वाकिफ़ थे और उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपने विचारों के द्वारा राजनीति के दर्शन कराए भारतीयों को। और किस तरह से, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य था कि भारतीयों को स्वाधीनता के बारे में जागृत करें, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के जो विचार हैं उनके अंदर प्रस्थापित करें, एकता के सूत्र में बांधें, उच्च कोटि की जो भारतीय पुरातन संस्कृति है उससे अवगत कराएं और धार्मिक और सामाजिक जागरण लाकर राजनीतिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करें। तो यही कारण है कि उनको हम उनके राजनीतिक विचार हैं, जो राजनीतिक चिंतन को जो उनका योगदान है, उनको हम एक साइड नहीं रख सकते या उनकी अपेक्षा नहीं कर सकते। तो किस तरह के विचार स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिए? तो सबसे पहला पॉइंट, राष्ट्रवाद संबंधी विचार। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ब्रिटिश शासकों के द्वारा भारतीयों और भारतीय रियासत पर किए गए जो शोषण था, अत्याचार था, उसको अपनी आंखों से उन्होंने देखा। इवन कि 1857 का जो महान स्वतंत्रता संग्राम था उसको देखा और किस तरह से भारतीयों को उसमें विफल होना पड़ा और
इन सब चीज़ को उन्होंने स्वयं अनुभव किया और देखा कि किस तरह से देश की दुर्दशा हुई पड़ी है, किस तरह से सांप्रदायिकता भारत में फैली हुई है, राष्ट्रीय पतन होता जा रहा है और मुट्ठी भर अंग्रेज भारतीयों को कदम कदम पर अपमानित कर रहे हैं, भारतीयों को हरा रहे हैं। तो ये ज़रूरी था कि भारतीयों में राष्ट्रवाद के बीज बोए जाएं, भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना भरी जाए। तो राष्ट्रवाद का जो उनका विचार था वो इस कारण राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत थे और यही राष्ट्रवाद की भावना वो भारतीयों के अंदर भरना चाहते थे और यही राष्ट्रवाद का विचार था जो उनको बेसिकली अध्यात्मवाद से प्रेरित था। वो नैतिकता पर आचरण करने वाले राष्ट्रवादी विचारधारा का समर्थन करते थे, ना कि अनैतिकता की। और उनका जो राष्ट्रवाद था वो वर्तमान समय के आधुनिक भौतिक राष्ट्रवाद से भी बिल्कुल अलग था। आधुनिक राष्ट्रवाद तो एक संकीर्णता लिए हुए चलता है, जबकि स्वामी जी का जो राष्ट्रवाद था वो अध्यात्म राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की धारणा को लेकर चलता हुआ राष्ट्रवाद उनकी परिकल्पना में था, उनकी कल्पना में था। और ऐसे बहुत सारे परिवर्तनों की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया जो कट्टरपंथी विचारधारा के ऊपर आक्रमण करते हैं। यानी यही कारण था कि उन्होंने ब्रह्म समाज का भी उसी आधार पर विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की चापलूसी से पूर्ण और भौतिकतावादी ये पंथ लगा है और इस आधार पर इन्होंने इसकी आलोचना भी की। यानी स्वामी जी का पूर्ण जीवन जो राष्ट्रवाद को समर्पित रहा है, ये पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी थे और पूरी तरह से भारत और भारतीयों के लिए कुछ करना चाहते थे। उसके बाद धर्म व राजनीति संबंधी विचार। हालांकि स्वामी जी को हम राजनीति से सीधा जुड़ा हुआ नहीं मान सकते, या हम यूँ कहें कि राजनीतिक विचारक ये नहीं रहे, फिर भी धर्म और राजनीति को इन्होंने एक साथ लेकर बात कही। इनका मानना था कि धर्म और राजनीति परस्पर जुड़े हुए हैं। उनका विचार था कि धर्म के बिना सच्ची राजनीति नहीं हो सकती। अगर आप राजनीति से धर्म को निकाल दोगे तो राजनीति धर्मविहीन राजनीति विष के समान है, जिसमें राज्य की हत्या कर दी जाती है। इनका मानना था कि राज्य पर धर्म का नियंत्रण होना जरूरी है, क्योंकि धर्म ही राजा और राज्य को ये बताएगा क्या सही है और क्या गलत है। यानी धार्मिक व्यक्ति ईश्वर से भयभीत होकर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे उसकी पवित्रता पर संदेह उत्पन्न हो। इट मीन्स कि जब राजनीति और धर्म एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो पवित्र राजनीति की जाएगी और उसमें किसी भी तरह के धोखे, छल कपट, इस तरह की कोई शंका पैदा नहीं होगी। यानी किसी भी सूरत में धर्म और नैतिकता या धर्म और राजनीति का ये पृथक्करण नहीं करना चाहते। धर्म और राजनीति को इकट्ठा एक साथ जुड़े रहने की बात करते हैं। स्वदेशी का समर्थन। स्वामी दयानंद जी के अंदर क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना कूट कर भरी हुई थी और राष्ट्रीयता का उनका प्रस्तुतिकरण, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस कदर वो राष्ट्रवादी थे। उन्होंने हर जगह स्वदेशी के विचार को प्रस्तुत किया अपने राजनीतिक विचारों में। स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग व विकास, इन सब चीज़ों पर बल दिया। इवन कि स्वामी जी ने स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी वस्तुएं और स्वभाषा संबंधी जो विचार प्रस्तुत किए, उनमें से स्वराज्य की महक आ रही थी। और उनके इन विचारों से प्रेरित होकर यहाँ तक कि जोधपुर के तत्कालीन महाराजा जसवंत सिंह जी ने भी अपने राजमहल में स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की घोषणा कर दी। उन्होंने सभी अपने दरबारी और कर्मचारियों को खादी पहनने के आदेश दिए। यानी ये स्वदेशी संबंधी जो विचार है ये उनकी राष्ट्रीयता का प्रमाण है, राष्ट्रवादी विचारों का प्रमाण है, और यही स्वदेशी विचार आगे चलकर महात्मा गांधी जी ने भी अपनाए। उसके बाद लोकतंत्र में आस्था। स्वामी जी पर लोकतंत्र और लोकतांत्रिक विचारों का काफ़ी प्रभाव था और लोकतंत्र संबंधी जो उनका के विचार थे पश्चिमी लोकतंत्र से बिल्कुल अलग थे। लोकतंत्र संबंधी उनके जो विचार है मूल रूप से इनका स्रोत वैदिक साहित्य रहा है, मनुस्मृति रही है, और वैदिक राजनीतिक दर्शन और प्राचीन भारतीय राजनीतिक परंपराएं इनके लोकतंत्र संबंधी स्रोत के माने जाते हैं। और स्वामी जी के जो लोकतंत्र संबंधी विचार है वो विशिष्ट लोकतंत्र की संज्ञा इनको दी जा सकती है। यहाँ तक इनके प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में भी लोकतंत्र के निर्माण, इसके स्वरूप, शासन तथा न्याय संबंधी धारणा का वर्णन किया गया है। वो भारत में लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे और लोकतंत्र भी जहाँ पर सभा में से ही अपने यानी कि चुनाव को वो महत्व देते हैं, निर्वाचन में उनकी आस्था दिखती है। यही कारण है कि आर्य समाज की जब उन्होंने स्थापना की उसका संगठन भी चुनाव के आधार पर हुआ।
उनका मानना था कि विद्वान और प्रतिभाशाली व्यक्तियों का जो कला या साहित्य जिस भी क्षेत्र में यानी जो योग्यता रखता है, योग्य व्यक्ति को ही चुना जाना चाहिए, सर्वाधिक योग्य व्यक्ति को ही राजा चुना जाना चाहिए। और राजा को सभा और प्रजा इन तीनों को मिलकर सहयोग से कार्य करना होगा। और अगर राजा अनुचित कार्य करता है तो प्रजा को शांतिपूर्ण अवज्ञा का अधिकार भी होना चाहिए। तो लोकतंत्र संबंधी उनके विचार बड़े व्यापक विचार थे। उसके बाद है सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थन। स्वामी जी ने अपने राजनीतिक विचारों में सत्ता या प्रशासन के विकेंद्रीकरण को प्रमुखता दी है। उनका मानना था कि सत्ता को जितना ज़्यादा आप विकेंद्रित करोगे उतना ही ज़्यादा एक विकसित और सफल राज्य की स्थापना होगी, यानी देश विकास करेगा। साथ ही साथ तो मनुस्मृति के आधार पर उन्होंने प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया, प्रशासन के विकेंद्रीकरण की योजना तैयार की। इस संबंध में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए कि प्रत्येक गांव का एक मुखिया होगा, 10 गांव पर दूसरा होगा, 20 गांव पर तीसरा, 100 ग्राम पर चौथा मुखिया, 1000 गांव पर पांचवा, 10,000 गांव पर छठा और 1 लाख गांव पर 7वां अधिकारी होगा। इसके साथ साथ ये कहते हैं कि गांव की जो प्रत्येक इकाई है वो अपने से उच्च इकाई के प्रति जवाबदेह होगी, क्योंकि ये 8 इकाइयाँ इन्होंने बांट दी और सभी इकाइयाँ अपने से उच्च इकाई को अपने कार्यों की रिपोर्ट भेजेगी, यानी कि अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होगी और निम्न इकाई पर उच्च इकाई के द्वारा नियंत्रण रखा जाएगा। साथ ही ग्राम प्रशासन का जो सर्वोच्च अधिकारी राज्यसभा का सदस्य होगा और वह राज्यसभा और राज्य को संपूर्ण ग्राम प्रशासन की जानकारी देगा। यानी इनका मानना था कि अगर सत्ता एक हाथ में केंद्रित रहेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार फैलने की संभावना होगी और अगर सत्ता को विकेंद्रित कर दिया जाएगा तो एक सुशासन वाला समाज स्थापित होगा, एक अच्छा समाज स्थापित होगा, एक विकसित राष्ट्र की स्थापना होगी। इसके बाद स्वतंत्रता संबंधी विचार। स्वामी दयानंद जी ने लोकतंत्र का समर्थन अपने विचारों में किया और जहां हम लोकतंत्र की बात करते हैं वहां पर स्वतंत्रता और समानता तो लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। तो वो आध्यात्मिक स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते हैं। उनका मानना है कि इसके लिए प्रत्येक वस्तु का बलिदान कर देना चाहिए। आध्यात्मिक स्वतंत्रता को प्रमुखता देते हैं और इसके साथ साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा गौरव को संपूर्ण सम्मान वो देते हैं। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता को उस हद तक वो स्वीकार करते हैं जिससे कि सामने वाले के लिए वो हानिकारक ना बन जाए, यानी मर्यादित स्वतंत्रता के वो पक्ष में हैं, हम यूँ कहें, और सीमित स्वतंत्रता के पक्ष में हैं। उनका मानना है कि जनहितकारी सामाजिक नियमों के अधीन रहकर स्वतंत्रता का उपभोग करना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहे और प्रत्येक का भला हो, यानी जनहित में स्वतंत्रता पर विवेकपूर्ण प्रतिबंधों का भी वो समर्थन करते हैं। समानता संबंधी विचार। स्वामी जी ने अपने लोकतंत्र संबंधी विचारों में समानता के सिद्धांत का भी समर्थन किया है। वे प्रत्येक व्यक्ति का मूल्यांकन उसके गुणों के आधार पर करते हैं। उनका मानना है कि जन्म और सामाजिक स्थिति का कोई महत्व नहीं है। जन्म पे आधारित जो जाति व्यवस्था थी उनका उन्होंने जोरदार तरीके से खंडन किया और क्योंकि उनका मानना था कि जन्म आधारित जो जातिगत व्यवस्था इससे व्यक्तियों के मध्य अन्यायपूर्ण और अमानवीय असमानताएं पैदा हो रही है। तो इसके बदले उन्होंने इसके विपरीत कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। उनका मानना था कि यह पूर्ण रूप से सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार व्यवसाय चुनने का अधिकार होगा और हर कोई व्यक्ति समान होगा। इवन इसके साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति को वो सभी अधिकार बिना किसी भेदभाव पूर्ण तरीके से समान रूप से देने के समर्थक रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में, विवाह के मामले में और निजी संपत्ति के मामले में स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार दिए जाने का समर्थन करते हैं, यानी कि स्त्रियों को लेकर भी इनका जो रुख है वो काफ़ी उदारवादी रहा है, यानी स्त्रियों को समानता देने के पक्ष में ही रहे हैं। इसके बाद है कानून के शासन का समर्थन। स्वामी जी ने राजनीतिक विचारों के अंतर्गत कानून के शासन का विचार दिया है। उनका मानना है कानून ही वास्तविक शासक है और कानून ही वास्तविक रूप में न्याय प्रदान करता है। अगर कानून है तो शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सकती है समाज में। और ये कहते हैं बुद्धिजीवी और सभ्य लोगों के लिए तो कानून है ही रक्षक, साथ में अगर कानून को उचित ढंग से लागू किया जाए तो सभी वर्ग इससे संतुष्ट रहते हैं। और इनका मानना था कि कानून ही संप्रभु है और उसके अनुसार ही शासन करना, न्याय करना और शांति व्यवस्था को बनाए रखने का विचार इन्होंने दिया। स्वराज्य संबंधी विचार। स्वामी जी के स्वतंत्रता के प्रति जो असीम श्रद्धा है,
हालांकि उन्होंने राजनीति में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया, परंतु राष्ट्र के प्रति जो उनका प्रेम था, राष्ट्र के प्रति उनकी जो राष्ट्रीयता थी, जो श्रद्धा थी, वो उनकी इस कदर देखी जा सकती है उनके स्वराज्य संबंधी विचारों से। स्वामी जी एक अखंड, स्वतंत्र, स्वाधीन और निर्भय भारत देखने की कल्पना करते हैं, परंतु अंग्रेजों के आगमन के बाद ब्रिटिश शासन व्यवस्था के प्रभाव के कारण उन्हें बड़ा दुख होता है कि भारतीय व्यवस्था बड़ी दयनीय हो गई है, भारतीयों के ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है, बड़े शोषण का शिकार हो गए हैं भारतीय, और हर जगह सांप्रदायिकता के बीज बोए गए हैं, हर जगह सांप्रदायिकता फैली हुई है। तो वो चाहते थे कि भारत ऐसा हो जहाँ पर सांप्रदायिकता ना हो, विदेशी पक्षपात रहित हो, कल्याणकारी और न्यायप्रिय शासन हो भारत का। और इसीलिए स्वामी जी ने समय समय पर अपने भाषणों, अपने प्रवचनों के द्वारा स्वराज्य की चेतना पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने काफ़ी हद तक भारतीयों को स्वराज्य की तरफ प्रेरित किया, और उन्होंने कहा कि भारत पर गर्व करो, वैदिक संस्कृति का पालन करो, भारत को फिर से उन्नत बनाने के प्रयत्न करो। और उनका वेदों में पूर्ण विश्वास रहा, तो उन्होंने समय समय पर भारतीयों को अपनी पुरानी स्वर्णिम और गौरवमयी अतीत की जो संस्कृति थी उसकी तरफ उसको जानने की कोशिश करने के भी संकेत दिए। उन्होंने कहा कि वेदों की तरफ लौट चलो, वेद हमारे सबसे स्वर्णिम भारत के स्रोत हैं, जहाँ से हमें अपने स्वर्णिम भारत का पता चलता है, यानी वैदिक संस्कृति हमारी सबसे उज्जवल संस्कृति रही है। तो दोबारा से उसी तरह की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए इन्होंने भारतीयों को तैयार करने की कोशिश की, और हर जगह इन्होंने स्वराज्य का जो नारा दिया कि हमारा खुद का राज्य होना चाहिए, हम खुद शासक होने चाहिए, जो विदेशी शासन के अंतर्गत हम कष्ट भोग रहे हैं, अत्याचार सहन कर रहे हैं, उससे हमें निकलने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद है अहिंसा संबंधी विचार। स्वामी जी ने अपने राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विचारों में हमेशा अहिंसा के विचार का समर्थन दिया। कारण क्योंकि वो सन्यासी थे, और सन्यासी होने के कारण अहिंसा संबंधी विचार की प्रबलता उनके विचारों में, अहिंसा संबंधी सिद्धांत की प्रबलता उनके विचारों में साफ तौर पर देखी जा सकती है। हालांकि न्याय और दंड व्यवस्था में वो पूर्ण विश्वास रखते हैं, और शासक द्वारा दिए गए कठोर दंड जैसे मृत्युदंड, आजीवन कारावास को भी वो उचित मानते हैं, लेकिन उनका मानना था कि ऐसे कठोर दंड देने से हिंसा फैलने से रुकेगी। और साथ ही साथ क्योंकि वो अहिंसा के प्रबल समर्थक रहे हैं, अहिंसा परमो धर्म मानते थे, तो व्यक्तिगत जीवन में भी उन्होंने अहिंसा का प्रमाण दिया है। जब उनको रसोइये ने स्वामी जी को विष पिला दिया था, तो स्वामी जी ने उस रसोइये को भी क्षमा कर दिया और तुरंत उसको बाहर छोड़ के नेपाल जाने की सलाह दे डाली। यानी ये उनके व्यक्तिगत आचरण में अहिंसा का ही प्रभाव था, और अहिंसा के साथ साथ वो क्षमा को एक सबसे बड़ा व्यक्तिगत गुण मानते थे। उनका मानना था कि उच्च तक सीमा तक क्षमा जैसे गुण को प्रतिष्ठित कर देना चाहिए। इसके बाद भारत के पुनरुत्थान का समर्थन। स्वामी जी के राजनीतिक विचारों पर वेदों का प्रभाव था, वैदिक स्वराज्य का प्रभाव था, वैदिक संस्कृति का प्रभाव था। यही कारण था कि उनका मानना था कि भारत का जो प्राचीन इतिहास है बड़ा गौरवशाली है, जहाँ पर चक्रवर्ती सम्राट शासन किया करते थे। ये ऐसा शासन था हमारा देश का, जहाँ पर अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ अन्य राज्यों की स्वतंत्रता को भी स्वीकार किया जाता था। और कहाँ अब ब्रिटिश शासन के अधीन हम भारत के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण से घिरे हुए हैं, तो वहाँ पर वो स्वराज्य, स्वदेशी भाषा, स्वभाषा और सब संस्कृति के माध्यम से भारत के खो चुके गौरव को पुनः स्थापित करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। और इसीलिए स्वराज्य की स्थापना के साथ साथ वो पुनः रूप से भारत को संगठित करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि भारत का पुनरुद्धार हो, भारत का पुनरुत्थान हो, दोबारा फिर वही स्वर्णिम भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, वही स्वर्णिम भारत की स्थापना की जाए। कल्याणकारी राज्य की धारणा का समर्थन। स्वामी जी ने अपने राजनीतिक विचारों में कल्याणकारी राज्य की धारणा को स्वीकार किया है। स्वामी जी का मानना है कि वह राज्य अधिक समय तक चिरस्थायी रहता है जो कल्याणकारी कार्य करता है, लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भलाई के कार्य करता है, और जो राज्य जनहित की उपेक्षा करता है वो राज्य वो ज़्यादा समय तक कायम नहीं रहता। उनका मानना था कि राज्य को एक साधन और जन कल्याण को एक साध्य होना चाहिए, यानी राज्य को केवल एक साधन मात्र बनकर काम करना है, और असली उद्देश्य, असली जो मकसद है वो जन कल्याणकारी नीतियाँ लागू करना होना चाहिए। राज्य का दायित्व बनता है, राजा का दायित्व बनता है कि वो सावयवी अंग के रूप में काम करे, यानी कि एक अंग के रूप में काम करे। उसका मकसद होना चाहिए प्रजा का भौतिक और नैतिक विकास करना, कल्याण करना। और राजा चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उनका मानना था अगर वो जनता का सर्वांगीण विकास करने में
अगर जनता का सर्वांगीण विकास करने में कामयाब नहीं हुआ तो वो एक सही राजा नहीं माना जा सकता। यानी जनता का प्रत्येक क्षेत्र में ध्यान रखना और जनता का कल्याण करना राजा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद कर प्रणाली संबंधी विचार, स्वामी जी ने कर प्रणाली के जो विचार दिए, करों को अपनाया है, मनुस्मृति से ये विचार लिए हैं। उनका मानना था कि कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिससे राज्य के प्रत्येक वर्ग के सुखों में वृद्धि हो। राजा को अपनी प्रजा से वार्षिक कर के रूप में थोड़ी ही राशि लेनी चाहिए। उनका मानना था कि कर लगाते समय नागरिकों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में जरूर रखा जाए। यानी व्यापारी और स्वर्णकार हैं उनसे लाभ का 50% भाग ले लो, 50वां भाग ले लो, और किसान से उसकी उपज का 6वां, 8वां या 10वां भाग ही लेना चाहिए। उनका मानना था कि अगर राजा लोभवश आकर ज़्यादा कर प्रणाली लगाता है तो जनता में असंतोष पैदा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद राष्ट्रभाषा का समर्थन, स्वामी जी ने राजनीतिक विचारों में राष्ट्रभाषा का समर्थन किया। और राष्ट्रभाषा यानी हिंदी भाषा, स्वराज्य के विचारों में भी उन्होंने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा को शामिल किया। हिंदी भाषा को वो राष्ट्रीय एकता का माध्यम मानते हैं। उनका मानना है कि जब एक भाषा होगी, एक धर्म होगा और एक वेशभूषा होगी तो इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। वहाँ देश की एकता और अखंडता कभी भी खतरे में नहीं रह सकती जहाँ पर एक भाषा, एक धर्म और एक वेशभूषा को महत्व दिया जाता है। यही कारण था कि उन्होंने अपने जितने भी टीका टिप्पणी और जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने स्वयं गुजराती होते हुए भी उन ग्रंथों को हिंदी भाषा में लिखा, क्योंकि वो राष्ट्रभाषा हिंदी भाषा का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीयवाद संबंधी विचार, स्वामी जी चाहे पक्के राष्ट्रवादी थे परंतु अंतर्राष्ट्रवाद का भी उन्होंने कभी खंडन नहीं किया। वो ऐसी अंतर्राष्ट्रीयवादी विचारधारा पर बल देते हैं जो मानवतावादी है, यानी कि बेसिकली उदारवादी और मानवतावादी विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीयवादी धारणा को समर्थित किया है। जिसका मुख्य जो स्लोगन है वो वसुधैव कुटुंबकम का है, यानी वसुधैव कुटुंबकम की धारणा में वो विश्वास रखते हैं। उनका मानना है कि पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है और उस परिवार को मिलजुल कर मानवता के आधार पर प्रेम से रहना है। इसके साथ साथ स्वामी जी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण को भी मानते हैं। साथ ही साथ सभी धर्मों के साथ मिलजुल कर शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की धारणा में ये विश्वास रखते हैं। यानी धार्मिक एकता के आधार पर विश्व एकता कायम करने के ये समर्थन में नजर आते हैं। तो स्वामी जी के उपरोक्त जितने भी राजनीतिक विचारों को हमने पढ़ा, इन सब विचारों को पढ़ने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वो मात्र एक समाज सुधारक और धार्मिक विचारक ही नहीं थे, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हम देखें तो उनका भारत की राजनीति पर काफ़ी व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। स्वामी जी ने जो राष्ट्रवाद को लेकर, धर्म और राजनीति को लेकर, स्वदेशी को लेकर या ग्राम स्वराज्य को लेकर, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, कानून के शासन को लेकर, न्याय और दंड को लेकर जिस तरह के बेबाक अपनी टिप्पणियां दी, अपने विचार दिए, उन विचारों को अगर वास्तविक रूप में हम कायम करें तो एक स्वर्णिम भारत का निर्माण आसानी से हो सकता है। ओके।